एवरीवन वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हमारी AIB PYQ सीरीज में आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ थॉट के बारे में, जिसमें हम जून 2026 में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, हमने अपने चैनल पे AIB के सारे PYQ टॉपिक वाइज डिस्कस किए हैं 2014 से लेके जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है वहां तक के। ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, टॉट्स की अलग मिल जाएगी। ठीक है, ये पार्ट 4 है। आप चैनल पे जाओगे आपको ऐसी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, इसमें आपको 3 पार्ट्स ऑलरेडी मिलेंगे, जिसमें 2014 से लेके जो लास्ट पेपर हुआ था वो कवर्ड है, और ये आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं वो इसी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया जाएगा। आज हम जून 2026 में हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम टाइम एक और प्लेलिस्ट दिखेगी आपको चैनल पे, इसको जाके आपको यहाँ सेव कर लेना है ताकि इसमें कुछ नया अपडेट हो तो आपको पता चल जाएगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। आपको क्या करना है, देखो इसमें हमने 20 मिनट के अंदर मेजर टॉट के जो मैक्सिम्स एंड डॉक्ट्रिन्स हैं वो डिस्कस किए थे। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, टॉट में कोई भी बैराक नहीं है। ये एक सब्जेक्ट ऐसा है उन 2-4 सब्जेक्ट्स में से जिसमें आपको कोई बैराक नहीं है, ये आप प्योरली मेमोरी के बेसिस पे जाते हो। इससे 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आते। इसमें मैक्सिम्स एंड डॉक्ट्रिन्स की इंपॉर्टेंस होती है एंड केस लॉस काफी ज्यादा आते हैं। तो जब हम केस लॉस पे लेक्चर करेंगे टॉट का, तो वो इसी प्लेलिस्ट में अपडेट होगा, इसलिए इसे जरूर फॉलो कर लेना, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। ठीक है, इस बार एक ही क्वेश्चन आया था तो जल्दी से हम उस क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में लेकिन फंसे थे, इसलिए इसको ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन तक बने रहना, आई हैव सम न्यूज फॉर यू। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्शियल स्कल रूल एज पर द लॉ ऑफ थॉट्स। अब मेजॉरिटी बच्चों को ये नहीं पता था एक्शियल स्कल रूल क्या होता है। बहुत फेमस डॉक्ट्रिन नहीं है, ज्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता, एंड टू बी ऑनेस्ट PYQ में कभी नहीं आया था। अब PYQ में कभी नहीं आया तो कोई खड़ा हो कि मैम PYQ सारे लगाए थे पर उससे तो आया नहीं, यहाँ पे आपकी सवाल सॉल्व करने की टेक्निक भी काम आती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऐसा क्वेश्चन आए जो आप नहीं आंसर कर पाओ, एंड दैट्स फाइन। बट अगर आप कॉमन सेंस और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे ना, तो आप ऑप्शंस को देखते हुए एक सही आंसर तक पहुंच सकते हो। लेट्स सी कैसे। पहली बात तो हमसे नॉट पूछा ही है, ये बात ध्यान देना कि इनमें से कौन सा एक्शियल स्कल रूल का एग्जाम्पल नहीं है। चलो केसेस देखते हैं। पहला, A boy kicked another from across the aisle in the classroom. एक लड़के ने दूसरे लड़के को किक मारा क्लासरूम में। ठीक है, It turned out that the victim had an unknown microbial condition that was irritated and resulted in him entirely losing the use of his leg. पता चला कि जिसको लात मारी गई थी, वो जिसको किक पड़ी थी, उसको कोई अननोन माइक्रोबियल कंडीशन थी जिससे जो इरिटेट हो गई, एंड एज अ रिजल्ट उसका पूरा लेग का यूज खराब हो गया। ठीक। सेकेंड, नर्वस शॉक केसेस आर ऑल्सो कंसिस्टेंट विद दिस प्रिंसिपल, यानी जिन केसेस में किसी को नर्वस शॉक लगा हो एकदम से। The rule is that if injury from nervous shock is reasonably foreseeable to an ordinarily strong-nerved person situated in the position of the claimant, the defendant is liable for the full extent of the shock. Nervous shock थ्योरी क्या होती है, ये यहाँ से समझते हुए जाओ, कभी आगे क्वेश्चन आया तो आपको पता चलेगा। रूल ये कहता है कि अगर जो इंजरी हुई है फ्रॉम द नर्वस शॉक, जो आपने सामने वाले को कोई नर्वस शॉक दिया, अगर उससे जो इंजरी हुई थी वो रीजनेबली फोर्सिएबल थी एक ऑर्डिनरली स्ट्रॉन्ग नर्व्ड पर्सन को, वो एक आम नॉर्मल अच्छे इंसान को देख के समझ में आ रहा था कि मैं ऐसी बात करूंगा या ऐसा काम करूंगा तो ये चीज हो सकती है। रीजनेबली फोर्सिएबल, सही अनुमान लग रहा था। नर्वस शॉक का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मुझे अच्छे से पता था कि मेरे सामने जो बैठा है वो एक हार्ट पेशेंट है, अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, उसका इकलौता बच्चा है, और मैं उसे जाके अगर ये झूठी खबर दे दूं कि तुम्हारे बच्चे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, तो मुझे फोर्सिएबल था कि ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, इकलौता बच्चा है, बहुत प्यार करता है, इसको अटैक आ सकता है, इसको शॉक लग सकता है उस बात से। राइट, आई could have guessed it. ये कोई रैंडम नहीं था कि मैं अज्यूम नहीं कर सकती थी, so I could reasonably foresee it. ठीक है, to an ordinarily strong-nerved person situated in the position of the claimant, the defendant is liable for the full extent of the shock. उस केस में डिफेंडेंट जो है वो fully liable है उस शॉक के लिए, जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ। नेक्स्ट है, A underwent an appendectomy in the hospital. एक सर्जरी हुई उसकी हॉस्पिटल में। Despite the surgery going as planned, she continued to experience abdominal pain. जैसा प्लान था exactly वैसी सर्जरी हुई, फिर भी उसको abdominal pain हो रहा था। It was later discovered that a needle had been left inside her abdomen. उसके abdomen में एक सुई छोड़ दी गई थी, needle रह गई थी, leading to further surgeries and prolonged suffering. अगर PYQ लगाए हैं इसको तो तुरंत पहचान लोगे, अगर कर गए हो ना देन प्लीज कमेंट में कमेंट करना। अगर पिछले पार्ट लगा के आए हो और फिर उस पे आए हो, डू कमेंट कि क्या आप गेस कर पाए कि नहीं। एंड अगर वो कर गए हो तो नॉट देखते हुए आंसर भी पता चल गया होगा आपको। खैर चलो ऑप्शन डी देखते हैं।
एक आदमी को हार्ट अटैक आया एंड ही डाइड आफ्टर बीइंग ब्रूइस्ड इन द चेस्ट ड्यूरिंग अ रियर एंड कार एक्सीडेंट। एक कार एक्सीडेंट हुआ, उसके चेस्ट पे चोट लगी, उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। इसमें से कौन सा एक्शल स्कल रूल में नहीं फिट बैठता है? अभी मैं बिल्कुल कॉमन सेंस से अगर सवाल सॉल्व करूं, मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज लगाए हैं, मुझे एक्शल स्कल थ्योरी नहीं पता। अब बाकी ऑप्शन पढ़ के तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया, बट जैसे ही मैंने ऑप्शन सी पढ़ा ना, ये क्लियरली समझ में आ गया, ये नेग्लिजेंस है। ये हमने पढ़ा है, अगर आपने तैयारी करते टाइम पीवाईक्यूज लगाए होंगे, इस पे 10 बार क्वेश्चन आ चुके होंगे, इतना कॉमन टॉपिक है। सेकंड, जो हमने मैक्सिम्स एंड डॉक्ट्रिन्स का लेक्चर किया था एग्जाम से पहले, जो आपको भी मैंने प्लेलिस्ट दिखाई थी, ये वाली, इसमें भी हमने नेग्लिजेंस को डिस्कस किया है और उसके अंदर स्पेसिफिकली हमने मेडिकल नेग्लिजेंस को डिस्कस किया है। इसका मतलब है ये नेग्लिजेंस है, तो कुछ भी हो ये एक्शल स्कल रूल के अंडर नहीं आ रहा है, उसके चलते मैं सी मार्क करूंगी। ऑब्वियसली आप इतना कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, थोड़ा वेरी करेगा, थोड़ा टेंशन होगा, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप गलत नहीं मार्क करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे हेल्प करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट आने की पॉइंट नहीं है, पॉइंट है कि वहां से सीख के यहाँ पे नॉलेज कैसे इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, इसका आंसर है सी, मेडिकल नेग्लिजेंस। डॉक्ट्रिन कौन सा है? रेस इस्पा लोक्यूटर, और ये पीवाईक्यू में मतलब अंधाधुंध पूछा गया है। ठीक है, तो अगर किसी ने पीवाईक्यू लगाए होंगे उसको इस डॉक्ट्रिन के बारे में हर हाल में पता होगा। रेस इस्पा लोक्यूटर, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, चीजें अपने आप के लिए बोल रही हैं, हालात देख के खुद समझ में आ रहा है कि क्या सिचुएशन है। अब चलो जल्दी से एक्शल स्कल रूल को देखते हैं, इसे हम थिन स्किन रूल भी बोलते हैं। अ रॉन्ग डूअर मस्ट टेक देयर विक्टिम एज दे फाइंड देम। ठीक है, अ रॉन्ग डूअर, जो भी जिसने गलत किया है, मस्ट टेक देयर विक्टिम एज दे फाइंड देम। इफ अ पर्सन कमिट्स अ टॉर्टियस एक्ट, दे आर लायबल फॉर ऑल द डैमेजेस डायरेक्टली flowing from it, even if the victim had an underlying vulnerability or pre-existing condition that made the injuries far more severe than what an ऑर्डिनरली हेल्दी पर्सन वुड एक्सपीरियंस। इसका एग्जाम्पल है केस वॉसबर्ग वर्सेस प्यूटनी, नहीं ये सॉरी ये ए के लिए। खैर चलो, आई टेल यू समथिंग। एक्शल स्कल रूल, बहुत इसको ऐसे समझो, एक्सकल किसे बोलते हैं, एक्शल किसे बोलते हैं? अंडे की जो ऊपर की कवरिंग होती है। नॉर्मली लोग आम भाषा में क्या कहते हैं कि उस इंसान के आसपास ना एक्शल पे चलना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत संभल के रहना पड़ता है। इसको ऐसे फ्यूचर में याद रखना कि जो भी तुमने किया है, अगर तुमने कोई एक्ट किया, उसका जो भी डैमेज हुआ उस एक्ट की वजह से, वो सारा तुम पे आएगा। भले ही विक्टिम को नॉर्मली शायद किसी नॉर्मल इंसान को इतनी प्रॉब्लम ना होती, पर उस सिचुएशन, उस इंसान को पहले से कोई प्रॉब्लम थी और आपकी हरकत की वजह से बढ़ गई। जैसे मैंने आपको क्या बताया, अगर आप एक नॉर्मल इंसान से जाके ये बात बोल दो, मान लो, वैसे गलत मजाक है बट मान लो, बोल दो कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, अगर वो एक हेल्दी बिल्कुल फिट इंसान है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको एकदम से अटैक नहीं आएगा या वो एकदम से मर नहीं जाएगा, उस पर पैनिक हो सकता है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा नहीं होगा। बट अगर आपके एक्शन की वजह से किसी को ऐसा अटैक आ गया, तो पहली बात तो आप जिम्मेदार हैं। अब आप बोलो कि उसके चलते डेथ हो गई, मुझे क्या पता था मेरी इतनी सी बात से डेथ हो जाएगी, उसको हार्ट कंडीशन थी, मुझे थोड़े पता था, नहीं तो मैं ऐसी बात नहीं कहता। तो ये आप नहीं कह सकते। आपके एक्शन की वजह से अगर विक्टिम को कोई अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटी थी, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, जिसने उस इंजरी को और सिवियर बना दिया, नॉर्मल इंसान को आप जाके ऐसी बात बोलते, शायद उसको पैनिक अटैक आता, शायद उसको डर लगता, शायद उसको अटैक आता, आपकी बात की वजह से वो मर गया क्योंकि वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट था। तो आप अपने डिफेंस में ये नहीं बोलोगे कि मुझे क्या पता था हार्ट पेशेंट है, वरना मैं ऐसा नहीं कहता। उसकी कोई कंडीशन थी जिसकी वजह से वो कॉन्सिक्वेंस सिवियर हो गया, बट स्टिल आप लायबल हो गए वहां पे। ठीक है, आप लायबल हो। एक्शल स्कल रूल यही है। ठीक है, तो देखो बाकी सिचुएशंस में अलग था। एक लड़के ने लात मारी उस लड़के को क्लासरूम में, उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि सामने वाले की कोई कंडीशन है जिसकी वजह से उसका पैर आगे खराब ही हो गया, बट इट डज नॉट मैटर, उसकी कोई कंडीशन थी। तुमने लात मारी, तुमने नहीं सोचा था उसको कोई कंडीशन होगी जिसकी वजह से आगे कुछ हो जाएगा, बट हमने पढ़ा एक्शल के अंदर आएगा ये। नर्वस शॉक केस भी सेम, मैंने आपको हार्ट अटैक वाला सिमिलर बताया था। यहाँ पे भी क्या था, एक आदमी का नॉर्मल कार एक्सीडेंट हुआ, पर अब उसको क्या हुआ, क्योंकि उसके चेस्ट पे चोट लगी, उसको हार्ट अटैक आ गया, तो ये भी एक्शल में आ गया। ठीक है, ये एक लौता है जो नेग्लिजेंस में आएगा। और अब आप जानते हो कि एक्शल क्या है, तो आपको पता है कि ये एक्शल का पार्ट नहीं है, इसमें कुछ इनडायरेक्टली वैसे नहीं हुआ, ये क्लियरली लापरवाही है। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही है। तुम ऑपरेशन में कैसे किसी के अंडर सुई छोड़ सकते हो? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें बहुत सिंपल सा हमने डिस्कस किया है, बहुत ये बेसिक पीवाईक्यू की बेस वजह से हो सकता था, लोग एक्शल देख के बहुत डर गए थे एग्जाम में, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप पीवाईक्यूज को सेंसिबली यूज करोगे ना,
देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि आसान हो जाता है, 2 मिनट लग जाते हैं, बट आप अप्रोच शांति रख के कर सकते हो, इसलिए पेपर में शांत रहना भी बहुत जरूरी होता है। अगर अब तक बने हुए हो देन आई हैव समथिंग फॉर यू। ये एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया, ऐसे ही मैं पूरी अप्रोच बताऊंगी। आई एम कमिंग अप विद माई ओन मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर AIB 22। सिर्फ 20 स्टूडेंट ले रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, जिसमें काफ़ी सीटें भर रही हैं, तो यू हैव टू अप्रोच मी एज फास्ट एज पॉसिबल। इसमें मैं आपको पर्सनली मेंटोर करूंगी फॉर AIB 22। मैं कंप्लीट रोड मैप आपको बताऊंगी कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। जो भी 3-4 महीने बचे हैं, डेली और वीकली टारगेट्स होंगे, आपसे डेली बेसिस पे होगा, आप मुझे अपडेट दोगे, अकाउंटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी रहेगी। डेली आपको टारगेट मिलेंगे, आपको मुझे अपडेट करना होगा आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, जस्ट लाइक योर स्कूल डेज। ओके, पर्सनलाइज प्लान मिलेगा बेस्ड ऑन योर रूटीन। आप वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो या जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, डज नॉट मैटर। उस बेसिस पे वीकली या 10 दिन में डाउट सेशंस होंगे, जहां आप पढ़ाई से रिलेटेड डाउट या कोई और प्रिपरेशन को लेकर डाउट है, आप मुझसे बात कर सकते हो। एक बात, 5 फुल लेंथ टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज भी इसका पार्ट होगी और उसका डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा। इससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर चीज की आदत हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम को लेकर सारी गाइडेंस मिलेगी। कंटेंट, रिसोर्सेज सब फ्री हैं, ऑलरेडी चैनल पे हैं, PYQs हैं, बेयर एक्ट है, सब कुछ है। मेन बात है, गाइडेंस की प्रॉब्लम होती है, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है, और लोगों को बताने वाला कोई नहीं होता कि क्या करना है। आई एम विलिंग टू डू दैट फॉर यू। ओके, पहले 10 स्टूडेंट्स के लिए द चार्जेस 1499, 1499, एंड अगले 10 स्टूडेंट जो आएंगे उनके लिए इट इज 1999। ठीक है, 10th अगस्त वी स्टार्ट ऑफिशियली, ऑल्दो अनऑफिशियली बहुत से स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर चुके हैं उनकी पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, इस वीडियो के नीचे या तो कमेंट कर देना या फिर मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में जानना हो तो मेंटोरशिप प्रोग्राम का वीडियो जाके देख सकते हो आप, वहां पे सारी बातें बहुत डिटेल में समझाई गई हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।